हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी HRM, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स वाले बच्चों के लिए। आज हम उसकी लास्ट यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। हमने यूनिट नंबर 5 को चैप्टर नंबर 2 तक पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली है। अगर इससे पहले कि आपने कोई भी यूनिट, कोई भी चैप्टर, कोई भी वीडियो नहीं देखी, तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लेना। ठीक है, शुरू करें। तो आज का चैप्टर नंबर 3 है एमर्जिंग हॉरिजन्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले इसका कंसेप्ट देखते हैं। दोस्तों क्यों इसके अंदर बात की गई है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से नए कंसेप्ट आ गए हैं। जैसा आपको पता है, आजकल डिजिटल मोड चल गया है, इंटरनेट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इंटरनेट की इस दुनिया में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी जो इंटरलाइज हो गया है, तो अब दोस्तों इंटरनेट पे आ चुका है। उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, उसमें क्या क्या बदलाव हुए, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। आज कल जिसके हाथ में फोन है, लैपटॉप है, उसे वर्चुअल का मतलब तो पता होगा। वर्चुअल मतलब ऑनलाइन, ठीक है ना। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, आजकल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो पहले फिजिकल थी, फिजिकल आज भी है, लेकिन अब वो ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअल भी हो चुकी है। एग्जाम्पल है, देखिए, एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि जो कंपनी आपकी वर्चुअल में भी है और आपकी ऑनलाइन भी है। एग्जाम्पल के लिए वोडाफोन, वोडाफोन में आपको कोई भी दिक्कत हो कंपनी में, तो आप उसके कस्टमर केयर पे भी जा सकते हो, या फिर आप उसे ऑनलाइन भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो, है ना। तो ये क्या है, उस कंपनी के दोनों रूप हैं, वर्चुअल भी और फिजिकल भी। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है? इन दिस सेंस वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अ बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। बाउंड्री लेस मतलब कि जो फिजिकल थी वो बाउंड्री वाली थी, मतलब वो एक ही जगह थी। अब मान लो आज टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी अगर वर्चुअल नहीं है, फिजिकल है, तो एक ही जगह हो सकती है, या तो दिल्ली में हो गई, ठीक है ना, मुंबई में हो गई। लेकिन वर्चुअल मतलब क्या है कि दिल्ली में बैठे बैठे पूरी दुनिया में अपना काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया से उनके पास ऑर्डर आ रहा है, पूरी दुनिया में उनकी सप्लाई हो रही है। ये क्या हो गया, वर्चुअल बाउंड्री लेस। कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप उस कंपनी से अपना ऑर्डर कर सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग आउट ऑफ फिजिकली dispersed workplaces or even individual working out of mobile devices and not tied to any particular purpose। क्या आप कोई एक जगह बंधे नहीं रह गए, अब आपका बिजनेस ऑनलाइन हर जगह है। अगर आप लोगों ने मुझसे ई कॉमर्स की सीरीज पढ़ी होगी, जो कि हमारी बहुत, आप कह सकते हो बहुत अच्छी सीरीज चली, हमारी बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। अगर आपने वाली ई कॉमर्स की सीरीज देखी होगी गाइस, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे समझाया कि कैसे ई कॉमर्स बढ़ रहा है आगे, है ना। तो वही बात करें कि ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन बिजनेस, और ऑनलाइन बिजनेस मतलब HRM के अंदर बात कर लेंगे हम कि कैसे आज ऑनलाइन बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप मोबाइल उठाइए, आपको जो ऑर्डर करना है घर बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये किसकी मदद से? ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जैसे एग्जांपल है नाइक, रिबॉक, डेल कंप्यूटर, हिंदुस्तान लीवर। ये सारी कंपनी कैसे हो चुकी है? वर्चुअली हो चुकी है। अब दोस्तों, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है? ट्रेडिशनल मतलब वो जो फिजिकली है, जो वर्चुअली नहीं है, जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, आपको फिजिकल दुकान पे आना पड़ेगा काम के लिए, है ना। देखिए, बट वर्चुअल टीम्स कैन नॉट वर्क सक्सेसफुल विदाउट पर्सनलाइज्ड ट्रस्ट रिलेशनशिप। देखो यहाँ बात क्या की है, पढ़ी देखिए। एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स अ टीम टू कैरी आउट एक्टिविटीज। ठीक है, ट्रेडिशनल में क्या होता है, कंपनी है, लोग अपने सुबह आते हैं काम करने, शाम को चले जाते हैं। आते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक अच्छा हेल्दी बॉन्ड बनता है ना। लेकिन क्या वर्चुअल में ऐसा है? नहीं। वर्चुअल में कोई मुंबई में बैठा है, कोई लखनऊ में, कोई अमेरिका में, कोई न्यूयॉर्क में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में बैठ के एक ऑनलाइन सिस्टम पे बैठ के सब लोग आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। तो क्या ऐसे उनमें एक अच्छा बॉन्ड बन पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो 8 घंटे भी अगर मिल रहे हैं तो अपने काम के लिए मिल रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। ऐसे नहीं मिल पा रहे ना कि बिना काम के मिल सके। तो एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप उनमें नहीं बैठ पाएगा। इससे उनके बाद म्यूचुअल ट्रस्ट भी नहीं होगा, एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं कर सकते आसानी से, है ना। अब वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं? पहला होता है टेली कंप्यूटर। देखिए, इन टेली कम्युनिटिंग कंपनीज एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम देयर होम्स। कि टेली कंप्यूटर में क्या होता है कि घर बैठ के अपने फोन से, अपने लैपटॉप से अपना काम कर रहे हो कंपनी का। दे इंटरेक्ट विद द वर्कस्पेस वाया पर्सनल कंप्यूटर कनेक्टेड विद मॉडर्न टू द फोन लाइंस। कैसे काम कर रहे हैं? कंप्यूटर से बात काम कर रहे हैं अपना, है ना। आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय मतलब वो होता है, व्यक्ति होता है जो कंपनी में आके काम नहीं करता, घर बैठ के ही कंपनी को सर्विस देता है, घर बैठ के कंपनी का काम करता है। जैसे कि डिजिटल मार्केटर्स, जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं, डिजिटल मार्केटर्स होते हैं, वो मोस्टली क्या करते हैं, घर बैठ के कंपनी जो जिनके संग काम करना है उन्हें घर बैठ के अपने उन कंपनी का काम करते रहते हैं, है ना। इन्हें बोलते हैं आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज। एक होता है कंप्लीटली वर्चुअल। दिस टाइप ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज टाइटली लिंक्ड टू अ लार्ज नेटवर्क of supplier, distributor, retailer and customer as a strategic and joint venture partner। ये वह कंपनियां होती है जो पूरी की पूरी वर्चुअल होती है, फिजिकल होती ही नहीं है ना। ये वर्चुअली अपना काम करते हैं, वर्चुअली आपको ऑर्डर लेके वर्चुअली आपको डिलीवर कर देते हैं। इनकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होती। टेक्नोलॉजी ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? देखिए, टेक्नोलॉजी में वही
अब टेक्नोलॉजी की बात आ गई तो कंप्यूटर तो आएगा ही, है ना। सारा काम होता किससे, कंप्यूटर से होता है। ईमेल के द्वारा होता है। ऑफिस सिस्टम इंटीग्रेशन, हर किसी कंपनी के अपने अलग अलग ऑफिस सिस्टम होते हैं, एसएमएस टेक्नोलॉजी बोलते हैं इन्हें, कि मैसेज किया बॉस को, बॉस ने मैसेज किया अपने एम्प्लॉय को, है ना। वॉइस मेल जानते हो, आवाज रिकॉर्ड करके भेज दी। मोबाइल डेटा, आजकल डेटा आ चुका है तो व्हाट्सएप फेसबुक सब चला रहे हो, है ना, डेटा के थ्रू। एडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज बहुत सारे, टाइम सेव करता है, ट्रैवल एक्सपेंस खर्चा बचता है, जो आप ऑफिस तक जाते थे किराया भाड़ा खर्च करके, वो आपका किराया भाड़ा बच जाता है इससे, है ना। प्रोवाइड एक्सेस टू आउटसाइड एक्सपर्ट विदाउट डाउन टाइम एंड ट्रैवल और लॉगिंग एक्सपेंस। सारी बात वही, खर्चा वर्चा बचता है तो आपको आने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। इससे फर्म क्या होता है, अपना पोटेंशियल बढ़ा सकती है, एक जगह पर होने के बावजूद वो दुनिया भर में फैल सकती है ना। एक एम्प्लॉय को बहुत सारे काम असाइन करे जा सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ है, आगे बात करें। गाइस अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है हर चीज का अगर फायदा है तो नुकसान भी है। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है कि फिजिकल इंटरेक्शन, ये लोग आपस में मिल नहीं पाते, उससे मिले एक आपस में अच्छा बॉन्ड बने, वो नहीं आप हो पाता, है ना। ठीक है, आप खुद दिमाग लगाइए। एक फ्रेंड है जो बचपन से आपके साथ पढ़ रहा है, आपके साथ खेलता है, कूदता है, खाता है, पीता है। एक फ्रेंड है जिसे आप ऑनलाइन मिलो, ऑनलाइन क्या, बस शाम को ऑनलाइन वो आ गया, आप ऑनलाइन आ गए, फ्री हो गए, बस चैटिंग कर रहे हो बस। एक फ्रेंड जिसके साथ घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आपका सबसे अच्छा बॉन्ड किसके साथ होगा, आप बोलोगे भाई उसके साथ जिससे घूमते फिरते बचपन से पढ़ रहे हैं, फिजिकल वाले के साथ, है ना। इतना वो सोशल फ्रेंड के साथ नहीं होगा, है ना। वही बात यहाँ पे आती है। लैक ऑफ साइनर्जीज असाइनिंग फॉर फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। नॉन अवेलेबिलिटी वर्बल एंड नॉन वर्बल cues एज अ वॉइस आई मूवमेंट फेशियल नो बॉडी लैंग्वेज व्हिच मेक कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल आपके जो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाते। अब आगे देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज इन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से इश्यूज होते हैं, देखिए इसके दोनों इशू होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। रिक्रूटमेंट डेवलपमेंट एंड सोशलाइजेशन प्रोसेसेस आर डिजाइन टू इंश्योर राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बनाया क्यों गया, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इसलिए बनाया गया कि राइट व्यक्ति को राइट पोस्ट लगा सके, ठीक है। अब देखिए जब से ऑनलाइन सिस्टम आ गया, वर्चुअल आ गया, वर्चुअल में आपको कैसे मालूम चलेगा सामने वाला बंदा ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। वो आपको जैसा दिखा रहा है आप वैसे देखोगे, है ना। वो अच्छा सा टाइप पहन के, अच्छे कपड़े पहन के बैठ गया, अच्छी से बात कर रहा है, क्या 10 मिनट के उस वर्चुअल मीटिंग में आप उसे पहचान सकते हो, नहीं। तो एक दिक्कत ये होती है कि आप अमेरिका में बैठे हो, इंटरव्यू ले रहे हो इंडिया से, इंडिया में बैठे हो आप इंटरव्यू ले रहे हो किसी बाहर ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति का, तो आप ऐसे नहीं पता कर सकते कि भाई वो कितना ट्रस्टवर्दी है, उसकी क्वालिफिकेशन जो दिखा रहा है वो सही है ना। तो ये नुकसान होते हैं उसके। फायदे तो बहुत सारे हैं कि आपको बहुत सारा टैलेंट मिल जाएगा, दुनिया का अलग अलग जगह से आप टैलेंटेड लोगों को अपनी कंपनी में रख सकते हो। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये भी हो जाता है कि आपको नहीं पता कौन कितना ट्रस्टवर्दी है ना। सब वही लिखा गया है ना। कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आप जानते होगे, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि अब एक कंपनी, एक कंट्री के जो कंपनीज है वो दूसरी कंट्री में जाके काम कर सकती हैं, और दूसरी कंट्री की जो कंपनियां हैं वो हमारे देश में आके काम कर सकती हैं, है ना। देखिए लिखा है इन रिसेंट ईयर इंटरनेशनल बिजनेस हैज ग्रोन रैपिडली। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है वह बिजनेस जिसका जो काम है वो एक से ज्यादा कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल टाटा, टाटा सिर्फ आज इंडिया में नहीं है, दुनिया के बहुत सारे देशों में टाटा कंपनी है। तो टाटा कंपनी कैसी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी, है ना। देयर हैज बीन इंक्रीजिंग इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लार्ज नंबर ऑफ मल्टीनेशनल हैव टू सेट अप शॉप इन इंडिया। बहुत सारे बाहर के मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया के अंदर खुल चुकी हैं, गुची, अरमानिया, है ना। ठीक है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनकी जो ब्रांचेस है वो अलग अलग देशों में है। Human resource manager must ensure that the appropriate mix of employee in terms of knowledge, skill and cultural adaptability is available to handle global assignment। मैं देखो अब जो मैनेजर है, जो लोगों को रिक्रूट करता है, उसे इस बात का ध्यान रखना है कि वो जैसे लोगों को रखे, जैसे लोगों को रिक्रूट करे, उन लोगों के अंदर पूरी स्किल, पूरी नॉलेज, पूरी कल्चरल एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। कि मतलब अब इंडिया का बंदा है, हमने उसे अमेरिका भेज दिया अपनी ब्रांच में, अब वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि वहाँ के कल्चर को अपना सके, वहाँ के लोगों से बात करना सीखे, वहाँ के लोगों से बात कर पाए, काम कर सके वहाँ पे अच्छे से, है ना। तो ऐसे लोग होने चाहिए। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या होता है, पहले तो एम्प्लॉयमेंट पता करें दोस्तों। ग्लोबलाइजेशन से क्या होती है, आपकी वैकेंसी बढ़ती है। एक देश में मान लो पहले हमारे भारत में खाली हमारी भारत की कंपनी थी, वो ज़्यादा से कितने लोगों को जॉब दे रही है, 1000 2000। लेकिन जैसे हमने खोला ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब क्या कि बाहर की कंपनियां भी हमारे देश में आने लगी। बाहर की कंपनियां देश में आएंगी तो उन्हें क्या चाहिए, लोग चाहिए काम करने के लिए। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा लोगों का, है ना। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इससे क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से होगा। कंपनसेशन, भाई
लोग, तो देखो आप सुना होगा, मोस्टली लोग कहते हैं ना हमें तो एमएनसी में लगना है, एमएनसी में तो मल्टी नेशनल कंपनी में काम करना है। क्यों? क्योंकि मल्टी नेशनल कंपनी क्या होती है भाई, अच्छा खासा पे देती है, अच्छी खासी सैलरी देती है, उनका जो कंपनी तरीका होता है अच्छा होता है ना। इससे ट्रेड यूनियन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, और आपके बहुत सारे इफेक्ट अलग भी पड़ते हैं, ठीक है ना। मॉडल मॉडल ऑफ इंटरनेशनल एचआरएम, गाइस मॉर्गन ने प्रेजेंट किया एक मॉडल टू हाईलाइट द ब्रॉड फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल एचआरएम। दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री डायमेंशन, इसके तीन डायमेंशन है। पहला ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज, प्रोक्योरमेंट, एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन। Country of operation, the host country where a subsidiary may be located, a home country in which the firm headquarter is located, and a third country which may be source of labor finance। समझिए, पहला होता है होस्ट कंट्री वेयर अ सब्सिडरी मे बी लोकेटेड। जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी कंपनी इंडिया में खोली, अब मैंने अपनी एक ब्रांच खोल दी आपके अमेरिका में, तो मेरी वो क्या होगी, होस्ट कंट्री। ठीक है, मेरी होम कंट्री क्या होगी, होम कंट्री मेरी इंडिया होगी, जहाँ पे मेरा हेडक्वार्टर है, जहाँ पे मैंने पहले खोली है। एंड थर्ड कंट्री विच में भी द सोर्स ऑफ लेबर एंड फाइनेंस, और जहाँ से लेबर और फाइनेंस आ रहा है, ठीक है ना, वो हो गया वो थर्ड कंट्री। आगे देखिए डिस्टिंक्शन बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एचआरएम। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एचआरएम में डिफरेंस क्या, डोमेस्टिक मतलब हमारे देश के अंदर, और इंटरनेशनल मतलब हम बाहर दूसरे देशों में। सबसे अलग होता है तो क्या देखो, क्या क्या अलग चीजें मिलती है देखने को। सबसे अलग कल्चर, भाई हमारा कल्चर अलग है, अमेरिका का कल्चर अलग है, ठीक है ना। हमारे सैलरी देने की अलग तरीका है, वहाँ पे सैलरी अलग तरीका है, हमारा वेजेस रेट अलग है, वहाँ के वेजेस रेट अलग है। तो ये सारी होगा क्या होती है, डिस्टिंक्शन होती है, अलग अलग बातें होती हैं, ठीक है ना। अगला क्या, इकोनॉमी होता है, आपको सैलरी देने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है ना। लेबर कॉस्ट फैक्टर, भाई वहाँ की लेबर महंगी है हमारे से। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक मिस्त्री 1000 रुपये में काम करता है, पता चले वहाँ का मिस्त्री, एक मिस्त्री 25,000 30,000 रुपये ले रहा है, तो क्या डिफरेंस है ना लेबर का। यहाँ लेबर 1000 में मिल जाती है, वहाँ लेबर 25,000 में मिल रही है। इसलिए तो विदेशी कंपनी चाहती है कि मोस्टली इंडिया जैसे कंट्री में आके, उन्हें पता है यहाँ लेबर सस्ता मिल जाता है, तो वो यहाँ आके ब्रांच खोलती है, यहाँ पे प्रोडक्शन करती है। इंडस्ट्रियल रिलेशन फैक्टर, और रिलेशन का भी बहुत दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, रिलेशन बिटवीन द वर्कर द यूनियन एम्प्लॉयर वाई सिग्निफिकेंटली फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब इंडिया का बिजनेस वहाँ गया, इंडिया के मैनेजर और वर्कर अमेरिका के, आपस में कोऑर्डिनेशन करना दिक्कत हो जाएगी ना। भाई वो वहाँ के वर्कर, हमारा यहाँ का मैनेजर, तो आपस में कोऑर्डिनेशन करना, आपस में आपका कोऑपरेशन करने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। नीड फॉर अ ब्रॉडर परस्पेक्टिव, अब हम इसे बचेंगे कैसे, हम इससे बच सकते हैं ब्रॉडर परस्पेक्टिव लेके। भाई हम पर्सपेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि अगर हमें कुछ चीज़ नहीं आती उसे सीखें। हम बाहर की कंट्री ब्रांच खोल रहे हैं, वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती सीखें, वहाँ का कल्चर नहीं आता सीखें, हर चीज़ को एडप्ट करेंगे तभी हम ग्रो कर सकते हैं। मोर एचआर एक्टिविटीज, हमारे एचआर को भी हम हर चीज़ सिखाएं, उसको भी सारी नॉलेज दें, तभी वो सीख सकता है। ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट इन पर्सनल लाइफ ऑफ एम्प्लॉय, क्या लिखा है, एचआर प्रोफेशनल हैव टू मेक एम्प्लॉय अंडरस्टैंड देयर हाउसिंग, हेल्थ केयर एंड अदर पर्सनल प्रॉब्लम सो दैट दे फील कंफर्टेबल एट द न्यू प्लेस। भाई उनको कंफर्टेबल करना पड़ेगा कि भाई आप कोई अलग जगह नहीं है, हम आपके अपने लोग हैं, है ना। सिर्फ अगर वो कंफर्टेबल हो गए तभी तो अच्छे से काम करेंगे एम्प्लॉय, है ना। अगला टॉपिक हमारा इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट। गाइस अब बात करेंगे अपने अगले पॉइंट की, जो कि है इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट। कि अब हमने बाहर की कंट्री में अपनी ब्रांच खोल दी, अपनी कंपनी की एक और बोल सकते हैं आप फ्रेंचाइज खोल दी। अब वहां पे हमें रिक्रूटमेंट करनी है, वहां पे लोगों को भर्ती करनी है। तो पहला पॉइंट आता है एथनोसेंट्रिक अप्रोच। इसका अंदर क्या होता है, ऑल की पोजीशंस आर फिल्ड विद द होम कंट्री नेशनल। कि मतलब अब मैं इंडियन इंडियन हूँ, ठीक है, मैंने अपनी एक कंपनी की ब्रांच अमेरिका में खोली। अब मेरा, अगर मैं इस पॉइंट को यूज करूंगा तो मैं वहाँ की, मेरी कंपनी की जितने मेजर मेजर पोस्ट होंगी, मैनेजर की, सुपरवाइजर की, बड़ी बड़ी टाइप्स की पोस्ट होंगी, अकाउंटेंट की, उन पोस्टों पे इंडियंस को रखूंगा। किसको रखूंगा, इंडियंस, अपने देश की कंट्री के लोगों को, देश के लोगों को, ठीक है। दिस अप्रोच इज अ कॉमन फॉर मल्टीनेशनल फर्म इन द अर्ली स्टेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। शुरू शुरू में ये बहुत कॉमन था। अदर रीजन फॉर यूज ऑफ दिस अप्रोच आर लैक ऑफ क्वालिफाइड होस्ट कंट्री मैनेजर। क्योंकि अब जिस कंट्री में मान लो मैंने अपनी कंपनी खोली, वहां पे इतने क्वालिफाइड लोग थे ही नहीं जो बड़ी पोस्ट संभाल सके, इसलिए मैं अपने लोगों को बुलाना पड़ा मेरे को। डिजायर टू मेंटेन अ यूनिफाइड कॉर्पोरेट कल्चर इन टाइट कंट्रोल, मैं चाहता हूँ कि कंट्रोल टाइट हो, इसलिए मैं अपने लोगों को रखूंगा। डिजायर टू ट्रांसफर क्विकली द पेरेंट फर्म स्कोर कंपेटेंसी टू फॉरेन सब्सिडीज। अब अगर मेरे लोग होंगे तो मैं उनको फटाफट इस ब्रांच से उस ब्रांच, उस ब्रांच से उस ब्रांच में ट्रांसफर भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब मान लो अमेरिका के किसी बंदे को रख लिया, अब उसे मैं इंडिया को ट्रांसफर करूंगा, तो बहुत लोगों को दिमाग खराब हो जाएगा उसका कि भाई कहाँ भेज रहे हो, मेरे को कुछ नहीं आता वहाँ का, है ना, इसीलिए। तो एथनोटिक अप्रोच हाउ सफर फ्रॉम फॉलोइंग डिसएडवांटेज। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, पहला, द अप्रोच में लीड टू लो प्रोडक्टिविटी एंड हाई लेबर टर्नओवर। इससे सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेबर टर्नओवर। कि भाई तो लोग काम करेंगे दूसरी कंट्री के, उन्हें क्या लगेगा कि भाई बड़ी पोस्ट पर तो अपने देश के लोगों को रख लिया,
अब फॉर एग्जाम्पल ले लो, अमेरिका की कोई बड़ी कंपनी हमारे इंडिया में है और उसकी कंपनी में सारी बड़ी पोस्टों पे कौन हो, अमेरिकन हो, और हमारे लोगों को छोटी पोस्ट थी, तो हम भी सोचेंगे ना क्या बेकार कंपनी है यार, अपने लोगों को बढ़ावा दे रही है, हमें तो पूछ ही नहीं रही, छोड़ो। तो क्या होगा, लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगा। द पेरेंट कंपनी नेशनल में टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंड द होस्ट कंट्री कल्चर लीडिंग टू पॉलिटिक्स। और देखो इससे हमें नुकसान क्या होगा कि हमने अपने लोगों को बड़े उस पर लगा तो लिया, लेकिन अब वहाँ कल्चर वो तो जानते नहीं, तो वो चलाएंगे कैसे, है ना। इसीलिए वहाँ के लोग भी होने चाहिए बड़ी पोस्ट पे जो बता सके ये कल्चर है यहाँ का। Since the compensation paid to parent company national is greater and is paid in home country currency, host country national working in the same firm may feel discriminated and frustrated. अब भाई हमारे लोगों को हम ज़्यादा सैलरी देंगे, उनके लोगों को कम देंगे, तो आपस में डिस्क्रिमिनेशन होगा, है ना। इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव टू एम्प्लॉय एक्सपेट्राइट्स, एक मिनट, एक्सपेट्रिएट इन फॉरेन सब्सिडी, और ये बहुत महंगा भी होता है, ठीक है ना, अपने लोगों को लगाना हो तो वहाँ पे हम सैलरी डॉलर में देनी पड़ेगी। अगला है पॉलिसेंट्रिक अप्रोच, एक हमने वो पढ़ लिया, अगली है पॉलिसेंट्रिक। अंडर दिस अप्रोच फॉरेन सब्सिडीज आर स्टार्ट विद होस्ट कंट्री, उल्टा उसका, अब हम वहाँ पे जो बड़ी पोस्टों पे लोग रखेंगे वो वहीं के रखेंगे, उसी कंट्री के रखेंगे, लेस एक्सपेंसिव होगा, लोकल मैनेजर आराम से काम समझ लेंगे, क्यों, क्योंकि उन्हें अपनी खुद का कल्चर पता है, ठीक है, पॉलिसी बनाने में दिक्कत नहीं होगी। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि होस्ट कंट्री के जो मैनेजर है फिर फाइंड इट डिफिकल्ट टू इम्बाइब द पेरेंट कंपनी कल्चर। जो हमारे लोग हैं उन्हें वो लगेगा यार कि हमें तो समझ में आई नहीं, इस कंट्री का कल्चर समझ में नहीं आ रहा, उन्हें आपस में दिक्कत होगी, है ना, सब उसका उल्टा है। और तीसरा है जियो सेंट्रिक। जियो सेंट्रिक क्या था, अंडर दिस अप्रोच बेस्ट पीपल आर एम्प्लॉयड हो, ये सबसे बेस्ट है guys। इसके अंदर ये नहीं देखा जाएगा कि हमारे कंट्री का कौन है, तुम्हारी कंट्री का कौन है, इसमें देखा जाएगा बेस्ट कौन है, जो बेस्ट होगा उसी को रखा जाएगा, जो कि अब आज के दिनों में इसी को यूज किया जाता है जियो सेंट्रिक को मोस्टली कंपनीज के अंदर, कि जो बेस्ट होगा उसको ही रखेंगे। देखो ना आजकल की बड़ी बड़ी कंपनियों में कौन है, इंडियन टॉप पे, क्यों, क्योंकि वो बेस्ट है। अंडर दिस अप्रोच द बेस्ट पीपल आर एम्प्लॉयड इन ऑल की पोजीशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ द पर्सनैलिटी। हाँ, वो ये नहीं देखते कि कौन सी कंट्री का है, अगर अच्छा है तो रख लेंगे। एक होता है री जियोसेंट्रिक अप्रोच, इसमें क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ द ग्लोबल फॉर्म डिवाइडेड इनटू फ्यू जियोग्राफिक रीजन, यूरोप अमेरिका एंड सीनियर मैनेजर ट्रांसफर द पर्टिकुलर रीजन फ्रॉम वन सब्सिडियरी टू अनदर। दिस अप्रोच, देखो इसमें क्या होता है, हर कंट्री में अपनी अलग अलग ब्रांच खोल लेंगे, वहीं के लोग आप संभालेंगे, ठीक है। अगला देखो, इंटरनेशनल सिलेक्शन, मैनेजर इन बोथ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज असाइनमेंट रिक्वायर टेक्निक। देखो अब इंटरनेशनल सिलेक्शन करना है तो मैनेजर को नॉलेज तो होनी चाहिए ना उस देश की कल्चर की, वहाँ के लोगों की भाषा आनी चाहिए, कैसे बात करनी है, कैसे डील करनी है, तो हर चीज़ आनी चाहिए, तभी इंटरनेशनल सिलेक्शन हो सकता है। वहाँ की सैलरी क्या है, एयर फेयर क्या है, लोकेशन क्या है, खर्चे कितने होंगे, ट्रेनिंग एक्सपेंस कितने होंगे, हर चीज़ का दोस्तों पहले से अनुमान लगाना पड़ता है, तभी आप इंटरनेशनल सिलेक्शन कर सकते हो, है ना। ये नहीं कि यहाँ पे तो आपने 10,000 में सिलेक्शन कर लिया, 10,000 में मतलब कि क्या कि फटाफट पर्चा छापे अखबार में निकाल दिया इश्तिहार के भाई आ जाओ और जल्दी कर दिया, वहाँ महंगा होगा, बड़ी कंट्री उसका खर्चा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। पढ़ लेने के बाद इंटरनेशनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग क्या है, इन अ मल्टीनेशनल फर्म एम्प्लॉय रिक्वायर ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग इन टेक्निकल बिजनेस सोशल एंड कल्चर एस्पेक्ट। उसे इन चारों एस्पेक्ट क्या चाहिए होती है, ट्रेनिंग चाहिए होती है। वन एक्सपर्ट सजेस्ट दैट ओवरसीज एम्प्लॉय नीड 4 टायर ट्रेनिंग। किसने बताया कि अगर हम बाहर के देश में अपनी कंपनी की ब्रांच खोलते हैं तो हमें 4 तरह की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। पहला, ट्रेनिंग फोकस ऑन इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस एंड ऑन रेजिंग ट्रेनिंग अवेयरनेस ऑफ सच डिफरेंसेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस आउटकम। सबसे पहले कल्चर, कि जो भी लोग हम जॉब पे रख रहे हैं कल्चर पता होना चाहिए वहाँ का। दूसरा क्या, फोकस इज ऑन एटीट्यूड एंड एम एट गेटिंग पार्टिसिपेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एटीट्यूड, कि अगर हमारे देश में भी काम कर रहा है और उनके देश का भी, तो आपस में मतभेद ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, है ना। दोनों का एटीट्यूड ऐसे करना कि आपको अपने बारे में नहीं सोचना, कंपनी के बारे में सोचना है कि कंपनी को प्रॉफिट कैसे देना है। ट्रेनिंग प्रोवाइड फैक्चुअल नॉलेज अबाउट द टारगेट कंट्री, ठीक है ना, और ये भी दिखाना है कि हमारी कंपनी इंडिया की है तो हमारा मेन टारगेट है हमारी कंट्री को प्रॉफिट दिलवाना, तो हम कैसे दिला सकते हैं, ठीक है ना। प्रोवाइड स्किल बिल्डिंग इन एरियाज लाइक लैंग्वेज। सबसे बड़ा बैरियर क्या होता है, सबसे बड़ा बाधा क्या होती है बाहर के देशों में, लैंग्वेज। हमें वहाँ की लैंग्वेज नहीं आ रही, हमने जर्मनी में खोल दी, जर्मन हमें आती नहीं, तो हम बिजनेस कैसे करेंगे भाई। तो ये सारे बैरियर्स को दूर करना, ठीक है ना, ये सब लिखा हुआ इसके अंदर, ठीक है। इंटरनेशनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, गाइस अगला देखिए इंटरनेशनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हमने पढ़ा था परफॉर्मेंस अप्रेजल वाले चैप्टर में कि भैया कोई अच्छा व्यक्ति काम कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस अप्रेज करो। यहाँ दिक्कत क्या होती है कि भाई अमेरिका की कंपनी इंडिया में आई, अब हो सकता है मैनेजर है वो अपने ही लोगों को, जो अपने लोग देश के लोग हैं उन्हीं को अप्रेजल दे रहा है, उन्हीं को प्रमोशन दे रहा है, हम अपने इंडिया के लोगों को दे नहीं रहा है, या इंडिया के लोगों को दे रहा है वहाँ के नहीं दे रहा, तो आपस में कोई भी लोग हो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, मतभेद हो सकता है, तो उससे भी हमें देखना पड़ता है ना।
टू एक्सपर्ट हैव सजेस्टेड द फॉलोइंग मेथड, ये मेथड है अगर आप चाहते हो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा हो। तो गाइस इसके अंदर यही हो सकता है कि देखिए परफॉर्मेंस वही है कि आप अपने वहाँ के लोगों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन दूसरी कंट्री के लोगों को नहीं दे रहे, है ना। तो इससे क्या होगा, आपस में मतभेद हो सकता है, इससे आपकी लेबर टर्नओवर रेट बढ़ भी सकती है। ठीक है भाई। और आपस में भाषा का भी बहुत भाषा की भी दिक्कत होती है कि लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, कल्चर समझ में नहीं आ रहा, है ना। आपके वेजेस रेट अलग है, ये सारी दिक्कत हो सकती है। अप्रेज करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है ना। तो सारा यही है। आगे आती है इंटरनेशनल कंपनसेशन मैनेजमेंट। देखिए फर्स्ट, पेमेंट ऑफ द पे स्केल फॉर ऑल एम्प्लॉय ऑफ पार्टिकुलर रैंक मीट द नॉर्म ऑफ इक्विटी एंड सिंपलीफाई द टास्क ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ डिस्पेरेट कंट्री कंपनसेशन रेट। कुल मिला की बात है, हर कंट्री का कंपनसेशन रेट अलग अलग होता है। जो काम करने के आपको यहाँ 10,000 मिलने हो सकता है वहाँ आपको 25,000 मिल जाए, 30,000 मिल जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ डॉलर आ गया ना मेरे भाई, डॉलर की वैल्यू रुपीज के अंदर कन्वर्ट करके ज़्यादा ही होती है ना। तो हर जगह की पैसे की वैल्यू उसका अलग अलग है, इसलिए कंपेरिजन करें अगर बिटवीन बैलेंस शीट अप्रोच। देखिए एडवांटेज क्या है, इक्विटी इज इन रिपेट्रिएशन, ठीक है, इसे देख लेना। और मेन बात रिपेट्रिएशन क्या है, रिपेट्रिएशन का मतलब होता है घर वापसी, कि आप अब वापस आ गए, आपने अपनी कंपनी इंडिया में खोली, आप दूसरी कंपनी की ब्रांच अपनी वहां खोलने गए अमेरिका में, अब वापस आ गए। तो वापस आने के दो कारण होते हैं, पहला या तो आप सक्सेसफुल होकर आए हो कि आपने वहां मस्त अपनी कंपनी सेटअप कर दी, या फिर अनसक्सेसफुल, आपकी कंपनी वहां चली ही नहीं। रिपेट्रिएशन रेफर टू प्रोसेस रिटर्निंग बैक, वापस आना टू द पेरेंट कंपनी जहाँ पे अपनी पहली कंपनी का ओरिजिन हुआ वहाँ पे, एंड कंट्री फ्रॉम द फॉरेन असाइनमेंट। रिपेट्रिएशन क्वाइट ऑफन अ बिट स्वीट एक्सपीरियंस, थोड़ा सा खट्टा मीठा, है ना। रिपेट्रिएट में कम बैक एज ड्यू टू फेल हो गए, या फिर कंप्लीशन ऑफ ओवरसीज असाइनमेंट, या बाहर के भी दुनिया में अपने झंडे गाड़ के आए हो, ये होता है आपका रिपेट्रिएशन। ठीक है, यही पढ़ लेना पूरी, वही बात है। तो गाइज यहाँ पे आपका यह वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। आई होप आपको यह वाला चैप्टर समझ में आ गया हो। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब बचता है सिर्फ आपका HRM का ओनली एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। अगली वीडियो में उसको भी फिनिश करके हम अपनी HRM की सीरीज को क्लोज कर देंगे। अब तक की कोई वीडियो ना देखी हो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज मिल जाएगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।